चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बैंक के बारे में जानिए, है ना। उस बैंक का नाम है वाशिंगटन। WASHINGTON। वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक। ठीक है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस बैंक का नाम क्यों लिखा है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक जो है ना, ये बैंक कहाँ का है तो बता दूं मैं। ये आपको मिलेगा अमेरिका में, यानी यूएसए में, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर हम लोग यूएसए भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये वही बैंक है जो 2008 में डूब गया, है ना। डूब गया। तो ये बैंक 2008 में डूब गया। तो जब ये बैंक 2008 में डूब गया, वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, ठीक है, तो अमेरिका का इतना बड़ा बैंक था ये, ठीक है, कि इस बैंक की प्रॉपर्टी कितनी थी। इस बैंक की टोटल एसेट्स जो थी वो 307 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, देख लीजिए कितना बड़ा बैंक था ये, 307 बिलियन डॉलर। बहुत लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बिलियन डॉलर को थोड़ा सा हम रुपये में देखेंगे तो और आइडिया मिल जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं आपको कि एक डॉलर जो होता है ना, एक डॉलर जो होता है वो आपका लगभग 75 रुपीज़ के बराबर होता है ना। इसके कॉस्ट फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेयर मार्केट। लेकिन ये समझो फिलहाल के लिए कि एक डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़ होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिए आप लोग कि 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़। मान लो कि मैं किसी से वादा करता हूँ कि मैं उसे 1 बिलियन रुपया दूंगा। 1 बिलियन रुपया मतलब मैं उसे 100 करोड़ दूंगा। क्लियर है। अब इस दोनों फैक्ट को, है ना, 1 डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज़ और 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, इस दोनों फैक्ट को यूज़ कीजिए ये समझने के लिए ना कि 307 बिलियन डॉलर आखिर कितना रुपया होता है। ठीक है। तो उससे हम जान पाएंगे कि वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक में कितने पैसे डूब गए। ठीक है। चलिए, तो हम बात करना है कितना, हमको हमको बात करना है 307 बिलियन डॉलर के बारे में। ठीक है। इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 307 तो लिख दीजिए ऐसे ही। और बिलियन लिखा हुआ है ना, यहाँ बिलियन लिखा हुआ है। बिलियन मतलब बताइए आपको, 100 करोड़ ना, है ना। तो यहाँ पे आप इंटू करके 100 करोड़ लिख दो। 100 करोड़ हो गया। और फिर यहाँ लिखा हुआ है डॉलर। डॉलर का वैल्यू लिखो। डॉलर कितने का होता है, तो ये हो गया आपका 75। ठीक है। और रुपीज़ है ना, तो ये हो गया आपका रुपीज़। चलिए, तो इसको जरा सा हम लोग गुना करते हैं। 307 गुने 100 गुने 75, है ना। तो सोचिए ये ऐसे आएगा, 75 गुने 307 पे डबल जीरो और इतना करोड़। सोचिए इतना बड़ा फिगर, इसको गुना करने पे जितना बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। एक बड़ा सा नंबर आएगा, है ना, उतना करोड़ रुपया। सोच लीजिए कितना बड़ा है ना। अगर यहाँ से काउंट करें हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख तो सही है, तो चलो कि करोड़ पहुँच जाएगा, है ना। तो लगभग लगभग कितना बड़ा अमाउंट है, इतना गुना करने पे इतना, यानी 307 बिलियन डॉलर जो है वो असली में इतना बड़ा नंबर, करोड़, इतना करोड़ होता है। ठीक है। मान लो कि आ गया आपका 10 लाख, तो 10 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है। आ गया 20 लाख, तो बोलेंगे 20 लाख करोड़ हो जाएगा। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा संपत्ति का मालिक था कौन, वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, जो कि 2008 में डूब गया। ठीक है। अमेरिका का यह बैंक 2008 में जब डूबा ना, ठीक है, तो इसका इफेक्ट, है ना, या कह सकते हैं इसका रिपलिंग इफेक्ट दुनिया के हर कंट्री ने फील किया। ठीक है। देखिए यूएसए के बैंकिंग नॉर्म्स ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दुनिया जानती है कि यूएसए अपने बैंक्स को कितने अच्छी तरह से रेगुलेट करता है ना। हम लोग स्टैंडर्ड देखते हैं यूएसए का या फिर यूरोपियन का, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम का, उसी को फॉलो करते हैं। सोचिए, तो अमेरिका का यह बैंक 2008 में जब डूबा होगा, ठीक है, तो इसे दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम में कितना बदलाव आया होगा। तो हम ये सब जानते हैं कि जैसे ही ये 2008 का वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक डूबा, ठीक है, दुनिया भर में आप देखे होंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आई होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस आई होगी।
ठीक है, सभी बैंक अपने अपने नियम कानून को स्ट्रांग करने लगे होंगे, सभी बैंक अपने नियम कानून को रेगुलेट करने लगे होंगे। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक बात है ना अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका को जब छींक आती है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में सर्दी फैल जाती है। तो वही बात हुई, अमेरिका को यहाँ छींक हुई, यहाँ परेशानी हुई इस बैंक में, तो इसका प्रभाव दुनिया के हर जगह दिखा, चाहे बैंक हो या स्टॉक मार्केट हो, हर जगह दिखा। ठीक है, ये यूएसए का वो बैंक था जो 2008 में डूब गया। क्लियर है। और दूसरा बैंक है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। एक मिनट। हम्म, और दूसरा बैंक है जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बैंक है आपका सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, वो जो पहला बताया मैंने आपको वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, वो था आपका वाशिंगटन स्टेट में। ठीक है, देखिए अमेरिका में ना, यूएसए में टोटल मिलाकर के 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्यों से बना हुआ है ये। ठीक है, यूएसए, उसी में से एक स्टेट आपका है वाशिंगटन, है ना, एक स्टेट आपका है वाशिंगटन। एक और स्टेट है आपका कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, उस तरह से बहुत सारे स्टेट होंगे, 50 स्टेट है ना, तो एक वाशिंगटन हो गया, दूसरा कैलिफोर्निया हो गया, इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं, है ना। आप एक और देखोगे स्टेट, इलिनॉइस है ना, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं। क्लियर है। तो कैलिफोर्निया में बात करो तो कैलिफोर्निया में दो शहर का नाम रख लो आप। एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस है। एक और शहर है, ठीक है, उसका नाम देख लो आप, उसका नाम है आपको सेंटा क्लैरा, सेंटा क्लैरा। ठीक है, ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपको कि ये इस सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली जो बैंक है, ठीक है, वो जो है वो कहाँ पे है आपका, ये आपका वही कैलिफोर्निया स्टेट में है। यानी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में आप जाइएगा तो आपको ये सिलिकॉन वैली बैंक मिलेगा। और इसके पास टोटल संपत्ति कितनी है, इसके पास टोटल संपत्ति है 209 बिलियन डॉलर का। ठीक है, 209 बिलियन डॉलर। ठीक है, देखिए 209 बिलियन डॉलर एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब तो आप लोग इसको रुपये में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखिए शॉर्टकट में कि 1 बिलियन डॉलर जो होता है ना, 1 बिलियन डॉलर जो होता है वो लगभग लगभग 7500 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो 209 बिलियन डॉलर कितना हो जाएगा, 7500 इंटू 209, है ना, उतना करोड़ रुपया। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। तो इतना बड़ा अमाउंट का जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, ये भी अमेरिका में ही है, लेकिन किस राज्य में है, कैलिफोर्निया राज्य में है। जबकि इसके पहले वाला जो मैंने बताया वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, वो आपका वाशिंगटन स्टेट में था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये बैंक भी जो है ना वो अब डूब गया। अमेरिका के इतिहास में ना ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक डिजास्टर है, बैंक कोलैप्स कर गया है। पहला सबसे बड़ा बैंक कब डूबा था, 2008 में, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक। ठीक है, उसके बाद लगा था कि अब बैंकिंग नॉर्म्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, अमेरिका इतना स्ट्रांग रेगुलेशन लाएगा कि ये बैंक में अब कोलैप्स बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी 2008 के बाद हम देख रहे हैं कि ये बैंक 2023 में फिर से डूब गया। ठीक है, 10 मार्च से, है ना, 10 मार्च 2023 से ये काम करना बंद कर दिया है, डिफंक्शनल हो गया है, और ये बैंक पूरी तरह से डूब गया है, सिलिकॉन वैली बैंक। क्लियर है। देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका में दो ही बैंक जो हैं वो डूबे हैं, बैंकों के डूबने की संख्या अमेरिका में पहले भी है बहुत सारा। जैसे हम अगर बात करें, एक और बैंक अगर आप शायद नाम सुने हो, कॉन्टिनेंटल, है ना, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस नेशनल बैंक, है ना, नेशनल बैंक ट्रस्ट, नेशनल बैंक ट्रस्ट। देखिए ये बैंक जो है ना वो भी अमेरिका में ही है। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा शिकागो के शहर में, CHICAGO, शिकागो शहर में आपको यही मिलेगा। और ये किस राज्य में है, इलिनॉइस राज्य में है। मैंने आपको बताया था ना कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं,
इन 50 राज्यों में एक राज्य वाशिंगटन हो गया, जहाँ पे हमको वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक मिलेगा। दूसरा राज्य है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आपको सिलिकॉन वैली बैंक मिलेगा। तीसरा राज्य है इलिनॉइस, इलिनॉइस में आपको कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट मिलेगा, है ना। ये बैंक भी जो है, कॉन्टिनेंटल बैंक जो है, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस नेशनल बैंक एंड ट्रस्ट जो है, ये बैंक भी आपका 1984 में कोलैप्स कर गया। ठीक है, यानी हम ये जान रहे हैं कि अमेरिका में भी बैंक कोलैप्सिंग करने का जो इतिहास रहा है, ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो जो है 23 में डूबा है वो पहला बैंक है, नहीं, इससे पहले भी बैंक डूब चुके हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जो बैंक डूब चुके हैं। ठीक है, जैसे बात करें हम लोग फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, है ना, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ठीक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ठीक है, तो ये बैंक जो है वो भी 1988 में यूएसए का ही है, और यही बैंक जो है वो डूब गया। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी बहुत सारे बैंक डूबे हैं। देखिए हमारे भारत में भी बहुत सारे बैंक जो है ना, या तो डूब गए हैं या डूबने के कगार तक पहुंच चुके थे। ठीक है, जैसे मैं कुछ बैंक्स के नाम बताता हूँ आपको, जैसे आपने सुना होगा यस बैंक, है ना, यस बैंक लगभग लगभग डूब चुका था, लेकिन एसबीआई और बाकी बैंक के साथ उसका मर्ज कर दिया गया और फिर उसे बचा लिया गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं डूबते हैं। तो आखिर दूसरा बैंक आप और सोचो, आप एक और बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, अगर आपने नाम सुना हो, लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो भी भारत का ही बैंक है। ठीक है, वो भी डूब चुका था, फिर उसे डीबीएस बैंक, है ना, डीबीएस याद रखिएगा, डीबीएस बैंक के साथ मर्ज किया गया, और इसके बाद इस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक को बताया गया, है ना। तो हमने देखा कि भारत में भी यस बैंक हुआ, लक्ष्मी विलास बैंक हुआ, वहाँ भी बैंक कोलैप्स होते हैं, है ना, या बैंक कोलैप्स हो चुका है या बैंक कोलैप्स होने की स्थिति पर पहुंच चुका है, यानी बैंक फेलियर हो चुका है। अमेरिका में भी देख रहे हैं हम लोग, है ना, कि सिलिकॉन वैली बैंक, वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, कॉन्टिनेंटल बैंक, है ना, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, और भी बैंक हैं अमेरिका में। ठीक है, वो सब बैंक भी डूब चुके हैं। तो हम लोग जरा आइडिया लें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ये बैंक डूब जाते हैं, क्या होता है ऐसा कि इसे बैंक डूब जाते हैं, है ना। जरा इस चीज़ को जरा हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको एक समझा दूं, दिखा दूं मैप में कि आखिर कहाँ पे है ये सिलिकॉन वैली बैंक, क्योंकि बहुत रिसेंट है, ये न्यूज़ में बहुत छा रहा हुआ है ना। ठीक है, एक और बैंक आपने सुना होगा अभी हाल ही में, सिलिकॉन वैली बैंक के अलावा एक और बैंक है न्यू सिग्नेचर बैंक, है ना, अगर आपने ये सुना हो, न्यू सिग्नेचर बैंक, ये भी अमेरिका का ही है, और ये भी 2023 में डूबा है। कब डूबा है? 2023 में ये भी डूबा है। सिलिकॉन वैली बैंक और न्यू सिग्नेचर बैंक दोनों ही डूबे हैं। ठीक है, तो दोनों न्यूज़ में काफ़ी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें न्यू सिग्नेचर बैंक की, तो ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, है ना, ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? वो भी स्टेट है, कैसे वाशिंगटन स्टेट है, कैलिफोर्निया स्टेट है, इलिनॉइस स्टेट है, उसी तरह से एक न्यूयॉर्क भी स्टेट है। तो हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क स्टेट में आपको मिलेगा न्यू सिग्नेचर बैंक, और कैलिफोर्निया में मिलेगा सिलिकॉन बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें पैसे से, है ना, एसेट वाइज किस बैंक की संपत्ति सबसे ज़्यादा थी जो डूबने वाला था, तो सबसे ज़्यादा था वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक का, जो 2008 में डूब गया अमेरिका में, उसका संपत्ति सबसे ज़्यादा था, है ना, $307 बिलियन। क्लियर है। और अभी जो सिलिकॉन वैली डूबा है, सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, पूंजी के लेकर बात करें हम लोग, तो सबसे बड़ा बैंक है, $209 बिलियन। ठीक है, तो अमेरिका को एक भारी झटका लगा है ना, कि उसके इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा पूंजी वाला बैंक जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक, वो भी डूब गया। देखिए सिलिकॉन वैली बैंक ऐसा नहीं है कि बहुत नया बैंक है ये, है ना, ये बैंक बहुत पहले का बना हुआ है, 1983 से ये बैंक ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी पुराना बैंक है ये। ठीक है, तो काफ़ी इसके पास एक्सपीरियंस भी होगा, इसके बावजूद ये बैंक डूब गया। खैर, तो चलते हैं जरा, हम देखते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये बैंक डूबता है। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हम लोग जरा ये देख लें कि ये बैंक आखिर ये है कहाँ, है ना, इसको नक्शे पे जरा हम दिखा पाएँ आपको, ये बैंक नक्शे पे कहाँ है, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि अच्छा यहाँ पे है, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, है ना। चलिए, तो चलते हैं नक्शे की ओर। हम्म, तो मुझे आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ से मैं अपने नक्शे की ओर मूव करता हूँ,
और यहाँ पे नक्शे में अगर आप मूव करोगे तो यहाँ आपको बहुत जल्द ही नज़र आएगा हमारा प्यारा भारत। हम्म, क्या आप लोग कोई देख रहे हैं मैप में? है ना? तो आप लोग जैसे कि सब कुछ देख ही रहे होंगे कि हमारा प्यारा भारत कैसा है। ठीक है। इस प्यारे भारत हमें मूव करना है कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है। तो चलते हैं अमेरिका, और आप लोग को आज मैं अमेरिका की सैर कराता हूँ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि चीज़ें हुई हैं, है ना? कहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं जिसकी हमें कि हाँ, देखिए, ये है हमारा प्यारा है ना? खैर, चलिए, तो आपको पता है कि ये भारत है, और नॉर्थ हो गया है ना, इसके साउथ हो गया म्यांमार, अगर राइट में जाए, यहाँ यहाँ पर है ईस्ट, और है ना? तो हमें ठीक है, तो याद, तो आप ईस्ट से है ना, कर वेस्ट से पाकिस्तान से, है ना? चलिए, हम लोग वेस्ट से मूव करते हैं, और हम चले जाएगा, ठीक है? एक चीज है, अमेरिका के बैंक पे हम पहुंचने वाले हैं, और जब पहुंचे तो फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा है ना? मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि लोग देख लीजिए, है ना? ये नज़र आ रहा होगा आपको, वैंकूवर में है ना, कनाडा में, यानी वैंकूवर के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये सिएटल जो है ना, ये सिएटल जो है, ये आपकी राजधानी है वाशिंगटन स्टेट की। नज़र आ रहा होगा ये जम्मू है, स्टेट है। लेकिन ये मालूम पड़ लिया कि अच्छा, वैंकूवर के नीचे सारा ऊपर कनाडा है, ये कनाडा है। चलिए, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा, कर्सर मूव, ये है ना, ये स्टेट है, इस स्टेट की कैपिटल है ओलंपिया। क्लियर है? कैसे भारत में एक राज्य है बिहार, है ना, उस तरह से और में एक राज्य है, और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। उस तरह से अमेरिका में राज्य है, उसकी राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी है ओलंपिया। गौर कीजिए, वाशिंगटन की राजधानी है ओलंपिया, और इस राज्य का, वाशिंगटन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर, तो कंफ्यूज होते हैं ना, क्या ये वाशिंगटन जो सर ये नहीं है? नहीं, ये गलत चीज है। अमेरिका नहीं, ये वाशिंगटन शहर नहीं, असली में अमेरिका में वाशिंगटन नाम से एक और भी है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है? क्या अमेरिका में जाओगे तो आप दिखाओ, कर कराते हैं, आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा, ये है ना, ये आपकी वाशिंगटन शहर है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। अभी जो कुछ देर पहले, जो हमने पहले देखा, ये वाशिंगटन राज्य दिएगा, ये वाशिंगटन एक जिसकी राजधानी है सॉरी, जिसकी राजधानी है ओलंपिया। ठीक है? और इस राज्य की सबसे बड़ी शहर है, शहर, ठीक है? इसी वाशिंगटन में ही वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक जो 2008 में डूब गया। क्लियर है? ये एक स्टेट है, क्लियर है, जिसकी राजधानी है ओलंपिया। और यहाँ पे जब हम मूव करते हैं इसके में, तो यहाँ रहे क्लियर है? याद रखिएगा, ईस्ट में है,
और वाशिंगटन शहर जो आपके वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट है ना, जो अभी आपको देखा। चलिए हम लोग एक और के बारे में देखते हैं जो भी में है, कैलिफोर्निया, है ना। तो मैं आपको दिखा ये शहर, यही शहर है जहाँ ये है आपका देखिए जरा। तो ये शहर जो आपको नजर आ रहा होगा ये कैलिफोर्निया शहर, कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। तो इसी कैलिफोर्निया शहर में आपको दो, कैलिफोर्निया स्टेट है, ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट के है सैक्रामेंटो, और इसी कैलिफोर्निया स्टेट में आपको दो राज्य मिलेंगे। एक राज्य मिलेगा आपको सैन फ्रांसिस्को जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। उसी तरह एक और आपको शहर मिलेगा तो उसका नाम होगा सेंटा क्लारा, ठीक है। एक आपको कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया कैपिटल है सैक्रामेंटो, ठीक है। इसी कैलिफोर्निया में दो शहर मिलेंगे, शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को और दूसरे शहर का नाम होगा सेंटा क्लारा, ठीक है, SANTACLARA, सेंटा क्लारा, ठीक है। चलिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सैन फ्रांसिस्को में थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे, ठीक है, आप देखोगे ना कि सैन फ्रांसिस्को है ना वो समुद्र है, यहाँ पे बीच में देखो का पॉन्ड टाइप का है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को नहीं है, जब वो टुकड़ा जब हो जाए उड़ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बे, बी, उस जिसको का बे एरिया है, ठीक है। इसी बे एरिया के नीचे में आपको मिलेगा सेंटा क्लारा का शहर, जहाँ पे आपको सिलिकॉन वैली बैंक मिलेगा। रुक जाइए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ मैप में, जिससे आपको क्लियरली में आ जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक, देखिए होते हैं यहाँ, यही जो है यहाँ का सब है, बैंक और इस रहेगा, तो ये ठीक। चलिए, तो इसे थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करता हूँ और आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने एक देख लिया, एक हम लोग को ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ पे है, ठीक है। हमने से क्या पढ़ा कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो आपका कैलिफोर्निया शहर में है। सिलिकॉन वैली जो बैंक है वो आपका कैलिफोर्निया शहर में, कैलिफोर्निया स्टेट में है, ठीक है। और वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक जो है वो आपका वाशिंगटन स्टेट में है। और हमने उसके पोजीशन को भी देख लिया दोनों बैंक का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जरा देखते हैं कि क्या हुआ है और बैंक में ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देखिएगा, तो मैं तो कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ स्टार्टअप्स क्या होते हैं, है ना। इसमें क्योंकि मैं यूज़ करूँगा स्टार्टअप्स। देखिए, स्टार्टअप्स को लेकर के ना बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है कि स्टार्टअप्स क्या होती हैं, इसमें एक आदमी काम करता है कि 10 आदमी काम करता है ना। इसके मालिक एक होते हैं या फिर 5 लोग होते हैं, या फिर इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये पार्ट टाइम काम है, या क्या इसे फुल टाइम करेंगे तो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। तो मैं आज ये सारे मिथ्स को डिबंक कर देता हूँ, ठीक है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए ना कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो आप स्टार्ट करते हो, शुरू शुरू में स्टार्ट करते हो, वो कंपनी शुरू में स्टार्टअप्स ही होती है, ठीक है, क्लियर है। और उसे चाहिए होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा। अब वो पैसा या तो कोई आप फैमिली से लोगे, है ना, फ्रेंड से लोगे, ठीक है, या फिर आप खुद इन्वेस्ट करोगे, सेल्फ इन्वेस्ट करोगे आप, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ
कंपनी को ग्रो करवाने के लिए। मान लो समझो कि आप शुरू में ना, समझो कि आप कोई ताला बना रहे हो, है ना, कोई लॉक बना रहे हो। मान लो कि आप कोई लॉक बना रहे हो, ठीक है, मान लो कि ऐसा कोई लॉक है जो कि आप बनाना चाहते हो, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि देश में हर जगह लोग मेटल के लॉक यूज़ करते हैं, मेटल के लॉक यूज़ करते हैं। और आप चाहते हो ना कि ये लॉक बहुत पुराना हो गया, अब हम चाहते हैं कोई स्मार्ट लॉक लाए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि एक नया तरह का लॉक बना रहे हो, है ना, जो लॉक ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा सुंदर है ना, उसमें रस्टिंग में नहीं होता है, उस खास तरह का आप लॉक बना रहे हो। और उस लॉक को चाहते हो ना आपकी दुनिया भर में लोग के पास पहुँचे। तो स्वाभाविक है आप शुरू शुरू में तो इसमें अपना ही पैसा लगाओगे, है ना। तब जाके कुछ काम का चीज़ हो अचीव कर लोगे आप, तब जाके इसको शोकेस करोगे, दिखाओगे, ठीक है। तभी तो कोई इन्वेस्टर जो खरीदेगा, है ना, इससे पैसा लगाएगा। तो वही चीज़ होती है, कोई भी जो शुरू शुरू में जो आइडिया होती है, उस पर जो मालिक होता है जो आइडिया को सोचा है, वो उस पर खुद पैसे लगाएगा, ठीक है। या फैमिली से पैसे लेगा या फ्रेंड से पैसे लेगा, और इसमें वो करके कुछ अपना प्रोटोटाइप बनाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टअप मेरा शुरू हो गया। ये लॉक के बारे में है, ताला के बारे में है, ठीक है। अगर उसके बाद हमारे पास ये हो गया, तो फिर हम चाहेंगे कि इसको मास स्केल में हम बढ़ा सके, है ना। तो मास स्केल में जब हम बढ़ाना चाहेंगे, तो स्वाभाविक है हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसके बाद मूव करेंगे क्राउड फंडिंग की तरफ, है ना, समझो, क्राउड फंडिंग की तरफ। ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लास में आगे बढ़ूंगा तो ग्रेजुअली सिखाऊंगा, ठीक है, कि क्राउड फंडिंग से कैसे पैसे आती हैं। क्लियर है। तीसरा, अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर आप लोन लोगे, है ना, किसी बैंक से आप लोन लोगे, कोई ना कोई आपको इन्वेस्टर चाहिए जो कि आपके इस आइडिया में पैसा लगाए, तभी तो आप इसके मास स्केल में प्रोडक्शन करोगे, है ना, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में और खर्च करोगे, है ना। तो यानी आपका स्टार्टअप जो है वो शुरू शुरू में स्टार्टअप ही है। बाद में जब आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, तो फिर वो बड़ी सी कंपनी का रोल ले लेगी, है ना, बड़ी सी कंपनी का रूप ले लेगी, ठीक है। जैसे आप बात करो फ्लिपकार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट को हर कोई जानता है ना। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का नाम कौन नहीं जानता है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का नाम तो हर जगह फेमस है, ठीक है। तो यही इनके थे, फाउंडर थे फ्लिपकार्ट के। तो इन्होंने भी कंपनी शुरू की होगी, तो एक स्टार्टअप के रूप में ही शुरू की होगी। आज वो कंपनी ना मार्केट वैल्यूएशन बड़ा हो गया उसका, है ना, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। उस तरह से हम बात करें तो पेटीएम, है ना, आपको पता होगा कि पेटीएम भारत की पहली कंपनी थी जो स्टार्टअप थी, जो कि वो भारत में आईपीओ लेके आई थी, है ना। धीरे धीरे वो पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी हो गई, डिजिटल पेमेंट सर्विस देता है ना। फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स टाइप का है ना। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा, यानी ये सब क्या है, स्टार्टअप्स है, जो कि कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टर चाहिए। क्लियर है। चलिए, और हमने सीखा इसके बारे में कि फैमिली लोग से पैसा ले सकते हो, आप फ्रेंड से ले सकते हो, खुद से लगा सकते हो पैसा, या क्राउड फंडिंग क्या होता है वो बताएंगे हम, तो वो भी एक तरीका होता है पैसे जनरेट करने का, लोन लेने का, है ना। या फिर एक और होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनके पास जाओ और ये आपके आइडिया में पैसा लगाएंगे। तो ये सब क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। पर अभी आप समझो कि स्टार्टअप्स जो है ना, वो इन जगहों से पैसे का जुगाड़ करते हैं। क्लियर है, क्योंकि उनको हर कोई तो पैसा देगा नहीं, तो इसी तरह से वो पैसे का जुगाड़ करते हैं, और उसके बाद ही वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कंपनी का रूप देते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना सिलिकॉन वैली के बारे में, वो जो है सिलिकॉन वैली, गौर कीजिएगा, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, ठीक है। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना, वो अब 2023 में डूब गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अमेरिका का ये बैंक है जो कैलिफोर्निया में है, और वह डूब गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जरा समझने वाले हैं कि ये क्यों डूबा, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। मैं जब पेज क्लियर कर दूँ, नेक्स्ट पेज मूव कर जाता हूँ। देखिए, तो ये आप आइए सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, ठीक है। इस बैंक को जरा अच्छे से हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, बैंक क्या करता है, कोई भी बैंक क्या करता है, उसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं, है ना। कस्टमर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इन सभी कस्टमर्स जो होते हैं, एक मिनट,
हाँ चलिए, तो ये सभी जो कस्टमर होते हैं, हाँ, ये सभी जो कस्टमर होते हैं, 1, 2 और 3 जो कस्टमर हैं, ये सभी के सभी जा करके ये बैंक में जमा करते हैं पैसे अपने, है ना। ये बैंक में जमा करते हैं, यानी 1, 2, 3 क्या है कस्टमर, ये डिपोजिटर्स हैं आपके, है ना, जो बैंक में जमा करते हैं पैसे, ये बैंक में जमा किए। और बैंक क्या करता है, इनके पैसे को ले जाके वह लोन देता है ना, या तो लोन दे देगा, या फिर वो कुछ बॉन्ड खरीद लेगा, है ना, या फिर कुछ शेयर खरीद लेगा, ठीक है, ये यही चीज़ करेगा ना। और इनसे वो जो है वो अधिक पैसा कमाएगा। मान ले कि डिपॉजिटर्स को इसको देना है 4% के हिसाब से पैसा लौटाना है ना, इंटरेस्ट देना है, तो इन सब से वो बॉन्ड से या लोन से या शेयर से वो हो सकता है कि 7% या 8% पे वो कमाए, ठीक है। 8% पे वो कमाएगा, तब वो 4% पे दे देगा आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच का 4% जो है इसका बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करती है कोई भी बैंक, है ना, कोई भी बैंक जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। अब हुआ क्या कि सिलिकॉन वैली जो बैंक था ना, वो बैंक, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, वो बैंक ना जब 1983 में बना, ठीक है, तो उस टाइम में ये अपना पैसा ज़्यादातर लगा रहे थे रियल इस्टेट में, है ना, यानी ज़मीन वमीन के, कैलिफोर्निया में जो है रियल इस्टेट में ज़मीन का रेट जो था काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो उसमें वो खूब सारा पैसा लगा रहे थे। क्लियर है। अब गौर कीजिएगा, आप अपना सारा का सारा पैसा एक ही बिजनेस में लगा दीजिएगा, अगर वो बिजनेस डूब गया तो आपको भारी लॉस हो जाएगा। तो कहा जाता है कि पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए, एक ही जगह मत लगाइए पैसा, है ना। यानी कहा जाता है कि देखो, जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है ए, वो अपने पैसे को ना कोई बिजनेस नंबर 1 में डाल रहा है ना, बिजनेस नंबर 2 में डाल रहा है, बिजनेस नंबर 3 में डाल रहा है, यानी वो पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कर रहा है। 1 में भी कर रहा है, मान लो कि गोल्ड में कर दिया, मान लो कि ज़मीन में कर दिया 2 नंबर, है ना, और मान लो ये तीसरा बॉन्ड में कर दिया। तो हम इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं इसको, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट को आप कितना अलग अलग जगहों पे कर रहे हो उसी को दिखाओ, बताओ। तो ये जो है, मान लो कि उसके पास 1 लाख रुपए आ रहा है मंथली, तो इस 1 लाख रुपए को ना कुछ बॉन्ड में लगा दिया, कुछ वो शेयर में लगा दिया, है ना, कुछ मान लो गोल्ड में लगा दिया, तो ये इसका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। यानी इसका पोर्टफोलियो क्या है, डाइवर्सिफाइड है ना, अलग अलग जगहों पे, एक ही जगह नहीं है। मान लो कि कोई आदमी बी है, जो अपना सारा का सारा पैसा, ये भी कमाता है 1 लाख रुपया, और ये अपना सारा का सारा पैसा जो है ना वो बिजनेस नंबर 1 में लगाता है, मान लो कि ये आपका है रियल इस्टेट में, ठीक है, तो इसका यही पोर्टफोलियो हो गया। लेकिन समझो, इसका पोर्टफोलियो जो है ना, बी का जो पोर्टफोलियो है, वो डाइवर्सिफाइड है क्या, आप खुद सोचो, क्या ये डाइवर्सिफाइड है, ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक ही बिजनेस पे है। अगर ये रियल एस्टेट डूबा तो ये बी जो है वो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन ए का क्या है, ए का जो है वह डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर मान लो कि वन बिजनेस डूब जाता है, तो दूसरा बिजनेस जो है उससे फ़ायदा हो ही जाएगा, ठीक है, तीसरा है उससे फ़ायदा हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा इन्वेस्टर वो होता है, ठीक है, एक बेहतर इन्वेस्टर उसको बोलते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखे। क्लियर है। अब यही गलती ना स्टेट सिलिकॉन वैली बैंक ने किया, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली बैंक ने यही किया, ठीक है। 1983 में वो जब ये बना, तो अपना सारा का सारा पैसा, सोचो कि लगभग लगभग 60% पैसा ना ये अपना रियल एस्टेट में लगा दिया, ठीक है। इसको लगा के रियल एस्टेट में कमाएंगे खूब पैसा हम, ठीक है। तो कस्टमर से जो पैसा लेता था वो, ठीक है, कस्टमर से उन पैसे को लेकर के सिलिकॉन वैली बैंक जो है वह रियल एस्टेट में लगाने लगा, मैक्सिमम रियल एस्टेट में, ठीक है। चलिए, अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, ठीक है, और करते करते 1992 में, ठीक है, रियल इस्टेट का जो दाम है ना, ज़मीन का दाम बहुत नीचे गिर गया। अब सोचो कि बैंक जो है अपना मैक्सिमम पैसा मान लो कि रियल इस्टेट में लगा दिया, ठीक है, और रियल इस्टेट डूब गया। तो रियल इस्टेट वाला जब डूब गया तो ये पैसा तो बैंक के पास आया नहीं। तो जब बैंक को आया नहीं, लेकिन डिपॉजिटर्स तो उसके सिर पे खड़े रहेंगे ना, उनको तो लौटाना है। तो बैंक को तो बहुत परेशान हो गई, ठीक है। तो बैंक ने बाकी कुछ पैसे जो बॉन्ड से कमाए थे, लोन से कमाए थे, उससे वो उसने चुकता तो कर दिया, लेकिन वो समझ गया कि अच्छा, एक ही फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक की पहली गलती थी, जिसने उसने सीखा कि अब मुझे एक ही फील्ड में ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है, ठीक है।
चलिए, अब समय फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि 1992 से आगे बढ़ते हुए जब समय आया 2005-6 का, ठीक है, तो इसने क्या किया कि रियल एस्टेट से हटा करके ना उसने स्टार्टअप्स पे, है ना, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंस करने लगा। ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी, कुछ लोग आइडियाज़ लेके आते थे कि मेरा ये आइडिया है, मान लो कि मुझे ताला बनाना है, स्मार्ट लॉक बनाना है, अपने आइडियाज़ को दिखाया और सिलिकॉन वैली बैंक ने उसे फाइनेंस कर दिया। ठीक है, और उस पैसे को लेकर के स्टार्टअप्स यूज़ करने लगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्टार्टअप्स भी पैसा कमा रहे थे, और कमा करके ये सब सिलिकॉन वैली बैंक में ही डिपॉजिट कर रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक भी खुश हो रहा था कि चलो मेरा पैसा भी आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो ये और ज़्यादा लोन देने लगा स्टार्टअप्स लोग को। ठीक है, यानी स्टार्टअप्स लोग के लिए तो ये सिलिकॉन वैली बैंक भगवान ही बन गया। और ख़ास करके वैसे स्टार्टअप्स जो टेक के हैं, है ना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स को ये बहुत फाइनेंस करने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे समय बीता, आगे बढ़े, और बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि जो टेक सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे हो गया। टेक सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ बहुत धीरे हो गया। अब ये टेक सेक्टर में ग्रोथ धीरे हो गया, तो ये स्टार्टअप्स जो है ना उनको लॉस होने लगा। ऊपर से कोविड आ गया तो और इशू हो गया, है ना, स्टार्टअप्स की बिजनेस नहीं चलने लगी। जब नहीं चलने लगी तो स्टार्टअप्स लोग क्या करेंगे, ये अपने पैसे जो कि सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे उससे वो वापस मांगेंगे। ठीक है, तो पहले मान लो कि 10 स्टार्टअप गए, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक से बोले कि मेरा पैसा जमा है, मुझे वापस कीजिए। सिलिकॉन वैली बैंक बोला कि ठीक है, लौटा दिया। अब और कोविड के कारण और भी स्टार्टअप्स जो है वो चलना बंद कर दिए। आपने देखा होगा ना कि अगर आपने गौर करते हो स्टॉक मार्केट में, तो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी हिट कर रहे थे, काफ़ी गिर रहे थे। तो धीरे धीरे 10, 20, 50 काफ़ी स्टार्टअप्स पहुंचने लगे सिलिकॉन वैली बैंक के पास कि हमारा पैसा लौटाइए। अब इतने सारे स्टार्टअप्स एक ही बार पहुंच जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक के पास, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली बैंक कहाँ से पैसा लौटा पाएगा, क्योंकि वो तो किसी और को दिया हुआ है, लोन में घुमा रहा है पैसा, है ना। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, और ये जो है सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो अपने डिपोजिटर का पैसा देने में असक्षम हो गया। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक जो है ना वो डूब गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में हम लोगों ने ये सीखा कि अच्छा, टेक स्टार्टअप्स जो थे वो सबसे बड़ा रीजन था सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का। ठीक है, इसके अलावा दूसरे रीजन्स भी थे। ठीक है, हम लोग जरा दूसरे रीजन्स पे आते हैं। दूसरा रीजन पर अगर हम आए, ठीक है, तो आप देखिएगा कि जिस तरह से भारत में आरबीआई है ना, जो सारे बैंक पे कंट्रोल करती है, उसी तरह से अमेरिका में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है आपको फेडरल रिजर्व। ठीक है, फेडरल रिजर्व जो है ना वहाँ पे, वो उसने क्या किया है कि उसने वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ना, ठीक है, बढ़ा दिया। ठीक है, गौर कीजिएगा, तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी क्या होगा, सोचो, अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो बैंक जो है वो लोन महंगा कर देगी, तो स्टार्टअप्स को लोन महंगा मिलेगा। तो सिलिकॉन वैली के बैंक ने जब लोन दिया तो लोन महंगा देगा, स्टार्टअप्स और लौटा नहीं पाएंगे। ठीक है, और लौटा नहीं पाएंगे तो धीरे 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 सिलिकॉन वैली बैंक का जो डिपॉजिट है, ठीक है, जो उसने लोन में बांटा है स्टार्टअप्स को, है ना, वो सब अब लौटा नहीं पाएंगे। तो सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ भी क्रैश कर गया। तो हम देख रहे हैं ना कि वहाँ की जो आरबीआई है, ठीक है, उसके भी गलत फैसले थे, उस कारण से भी ये चीज़ ऐसे हो गई। ठीक है, चलिए तीसरी बात समझिए। देखिए, एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे हम ये कहें कि सिलिकॉन वैली जो बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया ना कि बहुत सारे बॉन्ड खरीदे। मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी बैंक जो होता है वो अपने डिपॉजिटर से जो पैसा लेता है उस पैसे को लेकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे कमाएगा तभी तो डिपॉजिटर को देगा वो। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स का पैसा लेकर के उसने बॉन्ड में लगाया और बॉन्ड खरीदा। ठीक है, चलिए, जब बॉन्ड को खरीदा तो उसने ये बॉन्ड खरीदा था बहुत पहले, मान लो कि रखो इसको 2000 2002-3 में सोचो कि बॉन्ड खरीदा। उस वक्त बॉन्ड में इंटरेस्ट बहुत कम था, बहुत लो था, लेकिन उसने बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, बॉन्ड खरीद लिया। अब जब समय अभी का बात करो आप, 2022-23 है ना, ये सब जो दौर चल रहा है,
इस वक्त इंटरेस्ट बॉन्ड का काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि उसने तो पैसा अपना वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है बॉन्ड में, ठीक है, तो ये सब बॉन्ड से जो रिटर्न मिल रहा है इस सिलिकॉन वैली बैंक को, वो भी बहुत कम मिल रहा है। तो इससे भी वो अपने डिपोजिटर्स को पैसा लौटाने में सक्षम नहीं है। अगर वही पैसा उसने ऐसे जगह लगाया होता जहाँ पे उसे हाई इंटरेस्ट मिल रहा होता, ठीक है, तो उस पैसे को लेकर के कम से कम डिपोजिटर को दे पाता। तो ये भी, यानी हमने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक ने काफ़ी गलत फैसले लिए थे, जिस गलत फैसलों के कारण ना ये ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई। क्लियर है? हम्म, देखिए ये समझिए, कोई भी स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप धीरे धीरे ग्रो करेगा, अगर ग्रो किया, ठीक है, और ग्रो करते हुए मान लो कि वो 1 बिलियन, ठीक है, उसका मार्केट वैल्यूएशन जो होता है ना, उसकी मार्केट जो वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी ना जब शुरू में स्टार्टअप होती है, ठीक है, जब वो ग्रो करती है धीरे धीरे तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ता है ना। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है आपको बताऊंगा मैं कुछ समय बाद। तो समझिए कि उसका मार्केट वैल्यू कोई स्टार्टअप का, अगर मान लो कि 1 बिलियन से क्रॉस कर गया, यानी $1 बिलियन से वो क्रॉस कर गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिकॉर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? यूनिकॉर्न। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न, यानी ऐसा स्टार्टअप जो अपना मार्केट वैल्यूएशन 1 बिलियन से क्रॉस कर गया, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप या सिंपल यूनिकॉर्न। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, भारत में ना हर महीने एक नए यूनिकॉर्न आ रहे थे, हर महीने कोई स्टार्टअप खुल रहा था और वो धीरे धीरे अपना मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे ना कि अब यूनिकॉर्न आपको शायद सुनाई भी नहीं पड़ते होंगे, यूनिकॉर्न कोई न्यूज़ में आपको आता भी नहीं होगा। अब यूनिकॉर्न भारत में मुश्किल से ही बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप्स की कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है, स्टार्टअप जो है ना उसे फाइनेंसर मिल नहीं रहे हैं। अब गौर करो, सिलिकॉन वैली जो बैंक था ना, वो कई स्टार्टअप्स को, जरूरी नहीं कि अमेरिका के ही स्टार्टअप्स को, इजराइल के स्टार्टअप्स को, है ना, अमेरिका के स्टार्टअप्स को, इंडिया के स्टार्टअप्स को, है ना, जर्मनी, फ्रांस, यूके के स्टार्टअप्स को भी वो फाइनेंस कर रहा था। ठीक है, समझो कि स्टार्टअप्स के लिए वो भगवान ही था। अब जब सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया तो इन सारे कंपनी के स्टार्टअप्स जो है ना, ठीक है, जो नया बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, इनको अब पैसा मिलेगा नहीं। तो सिलिकॉन वैली के जब ये बैंक डूबे हैं तो इनमें तो इन बैंकों का ही पैसा होगा ना, इन स्टार्टअप्स का ही पैसा होगा ना। ठीक है, इजराइल के, अमेरिका का, इंडिया का, है ना, यूके का, इन स्टार्टअप्स का भी तो पैसा होगा, जो कमा कमा के वो लोग सिलिकॉन वैली में जमा किए होंगे। देखो सिलिकॉन वैली बैंक दोनों काम करते थे, ये स्टार्टअप्स को पैसा देते थे लोन के रूप में, ठीक है, और ये स्टार्टअप्स जो पैसा कमाते थे ना, ठीक है, उसको ये इसके पास जमा भी करते थे। ठीक है, तो जब ये सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया तो स्टार्टअप्स को लोन भी नहीं मिलेगा, और दूसरा इन स्टार्टअप्स का जो पैसा है यहाँ पे ये भी डूब गया। तो सोचो स्टार्टअप कितने सफ़र करेंगे। ये तो ऑलरेडी स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, वो उनके पास फाइनेंशियल मसल होता नहीं है, और उनका जो पैसा था वो भी डूब गया। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना ये दुनिया के हर देश को प्रभावित करेगा, खास करके जहाँ पे स्टार्टअप्स हैं उन सबको प्रभावित करेगा। इजराइल के स्टार्टअप्स, यूएसए के स्टार्टअप्स, है ना। कहा जाता है कि अमेरिका में अकेले 50 से 60% जो स्टार्टअप्स हैं उसको सिलिकॉन वैली बैंक ही फाइनेंस कर रहा था। अब सोचिए, सिलिकॉन वैली बैंक है ही नहीं, अब डूब गया, तो उसको कौन फंडिंग करेगा, है ना। तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि अच्छा सिलिकॉन वैली बैंक क्यों डूबा। ठीक है, भारत में ऐसी क्या स्थितियाँ बनी थी, ठीक है, कि क्या भारत में कभी कोई बैंक डूबा है कि नहीं, है ना, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? देखिए, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप एक संस्था के बारे में पढ़िए जिसका यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए इंडिया, पहले आइए इंडिया में, फिर हम बात करेंगे अमेरिका में। ठीक है, देखिए इंडिया में अगर आपका बैंक जो है उसके पास, अगर आपके बैंक के पास 5 लाख रुपया है, ठीक है, और वो बैंक डूब गया, तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपया दे देगी। ठीक है, अगर 4 लाख है, ठीक है, तभी 4 लाख दे देगी। यानी 5 लाख से कम अगर है पैसा बैंक में और बैंक किसी कारण से डूब गया, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि 10 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो फिर भी गवर्नमेंट आपको 5 लाख ही देगी। यानी 5 लाख से ऊपर अगर पैसा है आपका, ठीक है, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट नहीं लेती है। लेकिन 5 लाख है या उससे कम है, तो जितना पैसा रहेगा 5 लाख या 5 लाख से कम, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। ये इंडिया के बैंक्स को एश्योरेंस दिया हुआ है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो कस्टमर्स को एश्योरेंस है, एक तरह की इंश्योरेंस है।
क्लियर है? चलिए, उसी तरह से अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है कि अगर आपको लगभग लगभग 2 करोड़ रुपया, अगर अमेरिका के बैंक में किसी डिपॉजिटर का पैसा 2 करोड़ रुपया है, तो गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी। ठीक है, अगर बैंक डूब गया तो। लेकिन अगर 4 करोड़ है तो फिर गया पैसा नहीं मिलेगा। 1 करोड़ है तब मिलेगा। यानी 2 करोड़ या उससे कम पैसा हो तो सरकार आपको वापस कर देगी पैसा, अगर बैंक डूब गया तो। लेकिन 2 करोड़ से अधिक है तब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये आप पहले रूल समझ लीजिए, ये 1 और ये 2। क्लियर है? चलिए, अब अमेरिका में जो संस्था है उसका नाम है, जरा इसका नाम लिखते हैं हम यहाँ पे, फेडरल फेडरल डिपॉजिट फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये वही संस्था है ना जो कि देखती है किसी बैंक में कोई डूब गया है तो यही इंश्योरेंस करवाती है, यही पैसा देती है गवर्नमेंट को, और यही से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, अमेरिका के वो बैंक जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं बैंकों में ये प्रावधान है कि अगर उन बैंकों में किसी कस्टमर का 2 करोड़ से नीचे का पैसा अगर डूब गया है तो गवर्नमेंट उसे वापस दे देगी। क्लियर है? लेकिन जो बैंक ये फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर नहीं आते हैं, अगर वहाँ पे किसी अमेरिकन इंसान ने जमा किया है पैसा, तो उसको 2 करोड़ रुपया हो या 1 करोड़ रुपया डूब जाएगा बैंक, तो उसे 1 रुपया गवर्नमेंट नहीं देगी। इसीलिए अमेरिका के लोग वैसे बैंक में जमा करवाते हैं पैसा जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर आता है। ये बात समझा आपने? ठीक है, तो जो बातें हमने अमेरिका में की ना वही बातें अब इंडिया में आ रही है। इंडिया में क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे FDIC है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसी तरह से इंडिया में अगर हम बात करें तो वहाँ पे है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, DICGC। ठीक है, या समझिए ऐसे DGCI कह दीजिए, है ना, डिपॉजिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिए, शॉर्ट में बोलते हैं हम, शॉर्ट में DGCI। ठीक है, तो भारत में भी जो बैंक DGCI के अंदर में आता है उन्हीं के पास ये प्रावधान है कि उनके कस्टमर्स को ही अगर 5 लाख रुपया उसके उससे कम डूबा है तो सरकार उसे पूरा पैसा वापस कर देगी। लेकिन 5 लाख से अधिक डूबा है तो उसका पैसा वापस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि अच्छा बैंकों में क्या प्रावधान होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको और समझाऊंगा कि स्टार्टअप्स और क्या होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। बहुत तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, है ना? क्लियर है? जैसे हम बात करें तो ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स होते हैं, इंटरप्राइज टेक के स्टार्टअप्स होते हैं, फिनटेक के होते हैं, है ना, हेल्थ टेक के होते हैं, एड टेक के होते हैं, मीडिया के होते हैं, हॉस्पिटैलिटी के होते हैं, है ना, प्रॉप टेक के होते हैं, हार्डवेयर के स्टार्टअप्स होते हैं। ठीक है, तो सारे स्टार्टअप्स के बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। लेकिन आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि अच्छा ये बैंक क्यों डूबा, ठीक है, और क्या कारण था। देखिए, एक आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, क्लास को ओवर करने से पहले कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होगा, ये डाउट होगा कि सर एक था लेमन ब्रदर्स, है ना, LEHMAN, लेमन ब्रदर्स। ठीक है, ये था ना अमेरिका का सबसे बड़ा डिजास्टर, बैंक का डिजास्टर। बता दें ये बैंक नहीं है, समझे? लेमन ब्रदर्स जो था, ये जब डूबा था, ठीक है, तो ये एक बैंक नहीं था, ये एक समझो कि आप ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट समझो इसको, या फाइनेंशियल फॉर्म समझो आप। ये बैंक नहीं था। ठीक है, तो इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि अमेरिका में सबसे बड़ा बैंक कौन सा डूबा है, तो है 2008 का बैंक, वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक, है ना, जो सिएटल सिटी में है। सिएटल शहर कहाँ है, सिएटल सिटी कहाँ है, वो है वाशिंगटन स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद जो आज का बैंक डूबा है 2023 का, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत की गवर्नमेंट भी इस चीज़ों से सीखेगी, है ना, हमारे इन्वेस्टर्स भी इन चीज़ों से सीखेंगे। हम लोग क्या सीख सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, एक ही जगह पैसा मत रखिए, है ना। गवर्नमेंट क्या सीख सकती है कि अच्छा रेगुलेशंस को कड़े करने होंगे, बैंकिंग नॉर्म्स को और ज़्यादा टफ बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कोई इंसान लोन लेके चला जाए। चलिए, तो अभी से क्लास के लिए मैं इतना ही इसको ओवर करता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग अच्छा लगा, जो कि मैं जानता हूँ अच्छा तो लगा ही होगा, तो फिर प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।